नमस्कार, मैं नाइस कोचिंग सेंटर में विनीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। हमने पहली क्लास हिंदी वर्णमाला की आपके लिए दी थी। उसी वर्णमाला को मैं आगे बढ़ाते हुए दूसरा भाग आज आपके लिए लेकर आया हूं। हमने हिंदी वर्णमाला में पढ़ा था हिंदी के 52 वर्णों के बारे में, जिनको मैंने दो भागों में बांटा था। एक था आपका स्वर और दूसरा था आपका व्यंजन, यानी ये दो भाग मैंने आपको बताए थे। स्वरों की संख्या मैंने 11 बताई थी आपको और व्यंजनों की संख्या 33 बताई थी। उन सबको मैंने आपको अलग करके बताया था, मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन किया था। उसके अलावा व्यंजनों के बारे में मैंने आपको बताया था कि व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं, जो 5 वर्गों में बांटे थे। अंतस्थ व्यंजन बताए थे, उष्ण व्यंजन बताए थे। उसी को मैं आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करूँगा स्वरों के और छोटे से पार्ट के बारे में। बात कर रहे हैं हम स्वर विभाजन की। देखिए, स्वरों को ही पढ़ रहे हैं अभी हम आज दूसरे तरीके से, स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन यानी कि स्वर जो होते हैं हमारे 11 है, इनको हम पढ़ रहे हैं कि कौन सा स्वर कैसे आता है। पहला, इसी में हम एक पढ़ेंगे स्वरों के विभाजन में, जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वर विभाजन। स्वर विभाजन इसका मतलब क्या है, समझिए आप। देखिए, हमारी जो जीभ होती है, उस जीभ के अगर मैं भाग करने लगूं तो आपका जहां से स्टार्ट होती है जीभ, ये पहला भाग यानी कि अगला भाग हम इसको कह सकते हैं। ये वाला भाग हमारा मध्य भाग कहलाता है और ये वाला अंतिम भाग हमारा पश्च भाग कहलाता है। तो यहाँ बात हम करेंगे कि कौन सा वर्ण जीभ के अगले भाग से बोला जाता है और कौन सा वर्ण जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है और कौन सा वर्ण जीभ के पश्च भाग से बोला जाता है। तो ये हम बात कर रहे हैं पहले को, जिसे हम कहेंगे अग्रस्वर। अग्रस्वर यानी कि आगे भाग से बोले जाने वाले स्वर, जीभ के अगले भाग से बोले जाने वाले स्वर कौन से हैं। देखिए, इसमें बात करें हम ई, आई, ए और आई। ई, आई, ए, आई। आप परिभाषा को वैसे भी याद रख सकते हो, जीभ के अगले भाग से बोले जाने वाले स्वर अग्र स्वर कहलाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार परिभाषा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, केवल आप याद रखें और आप समझ जाओगे बिल्कुल कि अग्र भाग, जीभ के अगले भाग से बोले जाने वाले स्वर अग्र स्वर कहलाते हैं। संख्या में अगर पूछने लगे तो आपकी हो जाती है 4। ई, आई, ए, आई 4 हो जाते हैं। अब बात करूंगा मैं इसी में दूसरे की, जिसे हम कहेंगे मध्य स्वर। मध्य स्वर जीभ के मध्य भाग से बोले जाने वाले स्वर कौन से होते हैं। इसका एक होता है अ। अ को हम मध्य स्वर कहते हैं। परिभाषा उसी तरह आप बना सकते हो कि जीभ के मध्य भाग से बोले जाने वाले स्वर मध्य स्वर, और जिनकी संख्या 1 कौन सा है, ए। तीसरा, इसी में हम बात कर रहे हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर। पश्च स्वर के बारे में अगर मैं बात करूं, देखिए ये आ गए। अब जो कुछ भी रहा वो आपका यहाँ आ जाता है। कौन कौन सा रहा, देखिए, ए आ गया आपका, लेकिन आ नहीं आया। आ के बाद ई, आई आ गया। ऊ और औ नहीं आया। ऊ, औ। ठीक, आगे री का प्रयोग हम यहाँ नहीं करते। री एक संस्कृत वर्ण है जो कि इन वर्णों में प्रयोग नहीं किया जाता है, वो ध्वनि कुछ और देता है। आगे इसी में बात करें हम, ए, ऐ आ गया। आगे बचा क्या, ओ, आओ। आ, ऊ, औ, ओ, औ, ये आपके आ जाते हैं। इसी के अलावा इसमें एक और वर्ण आप नया पाएंगे, वो क्या है, औ, यानी कि अर्धचंद्र बिंदु कहा जाता है इसको।
ये वाला जो आपका बनता है, ये वाला दो तरह का होता है। एक बीच में बिंदा होता है, इसे चंद्र बिंदु कहा जाता है, इसको अर्ध चंद्र बिंदु कहा जाता है। ये अर्ध चंद्र बिंदु है। ये एक वर्ण आया आपका नया, जिसे हम कहेंगे आगत स्वर। ये हमारा एक आगत स्वर है। आगत स्वर कौन सा है? और ये एक आगत स्वर है जो कि अंग्रेजी भाषा के ओ के समान है। अंग्रेजी भाषा के ओ वर्ण के समान है। देखिए, अंग्रेजी भाषा का ओ वर्ण आप देखते हैं, वो है ओ के समान औ, ये कहलाता है। ये पूछा भी गया है कि किस भाषा से लिया गया है, तो ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया एक वर्ण है। ये है आपके जीभ के आधार पर स्वरों का विभाजन। 3 तरह से हमने इसको विभाजित किया। आप देखिए इसको जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जहाँ समझ में ना आए बात, ये एक ऑनलाइन कक्षा है और इसका मतलब आप समझते हैं कि आप किसी भी तरह से वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार आप इस क्लास को देख सकते हैं, समझ में आ जाता है। अगर नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम अगर आपको होगी तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूँगा। ठीक है, चलिए अब नए बारे में पढ़ते हैं। क्या है अब आगे चलेंगे। पहला मिटा दे रहा हूँ जी। दूसरा है होठों के आधार पर स्वर विभाजन। ये दूसरा पॉइंट है आपके लिए, स्वर से होठों के आधार पर स्वर विभाजन। देखिए, इसका मतलब क्या है, ये बड़ा नॉर्मल और आसान सा आपके एकदम समझ में आ जाने वाला है। कैसे? देखिए, यहाँ कह रहा है होठों के आधार पर स्वरों का विभाजन। होठों का मतलब है जब आप उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय आपके होठ कुछ ना कुछ आकार लेते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में आपके होठ आकार लेंगे, उन्हें नाम दिया गया है। देखिए कैसे, पहला दिया गया है जिसे हम कहेंगे, एक को हम कहते हैं आवृत्तमुखी और दूसरे को हम कहेंगे वृत्तमुखी। एक को हम कहेंगे आवृत्तमुखी और दूसरे को हम कहेंगे वृत्तमुखी। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो जिन स्वरों के उच्चारण में आपके होठ यथास्थिति रहते हैं या जैसे थे सेम उसी स्थिति में बने रहते हैं, तो वो वर्ण आपके आवृत्तमुखी कहलाते हैं। और जिन वर्णों में आपके होठ कुछ आकार लेते हैं या गोलाकार वृत्ताकार हो जाते हैं, वो वृत्तमुखी कहलाते हैं। अब कैसे? देखिए, अब सबसे पहले मैं बात करूंगा अवृत्तमुखी की और वृत्तमुखी में, दोनों को एक साथ लिखकर चल रहा हूं, आप देखेंगे जरा, बड़ा आसान है। आप ऐसे उच्चारण शुरू करें, ए आपके होठ जैसे थे वैसे रहे, आ जैसे थे वैसे रहे, ई जैसे थे वैसे रहे, आई। अब आपने आगे वर्ण उच्चारण किया ऊ। देखिए, जैसे ही आपने ऊ का उच्चारण किया, आपके होठ बाहर की तरफ निकल आए और एक छोटा गोला बन जाता है। तो जहाँ गोला बना वहाँ आपका वृत्तमुखी हो गया, ऊ औ। बात अगले वर्ण ए आए। ए में ऐसे रहे आपके, आए में ऐसे ही रहे, और जैसे ही ओ उच्चारण किया तो तुरंत आपके होठ फिर गोलाकार हो गए, ओ आओ। और एक मैंने अभी आपको बताया था ओ, आगत वाला। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, मैं इसको भी आपको बता देता हूँ। प्रयोग बड़ा आसान है। देखिए, प्रयोग इसका ज़्यादातर अंग्रेजी जैसे वर्णों में किया जाता है, केवल अंग्रेजी के वर्णों में जहाँ ओ होता है। जैसे मैं बात करूँ ऑयल, आप ऐसे लिखेंगे। डॉक्टर
आप ऐसे लिखेंगे। तो इस तरह के वर्णों में, यानी जो इंग्लिश होते हैं उनको आप लिखेंगे, तो ये वहाँ प्रयोग किए जाते हैं। चलिए, ये थे आपके दो तरह के, और जिनको मैंने पढ़ा होठों के आधार पर स्वरों का विभाजन। गौर करिए आप इन पर। चलिए मैं एक तरफ हो जाता हूँ। चलिए मैं मिटा दे रहा हूँ इनको। अगला पॉइंट, चलिए तीसरा है इसी में भाग स्वर का, जिसे हम लिखेंगे मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर विभाजन। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर विभाजन, इसका मतलब क्या है? देखिए गौर करें, जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह किसी में कम खुलता है, किसी में ज़्यादा खुलता है, किसी में मीडियम खुलता है, मध्यम खुलता है। तो उस स्थिति को हमने यहाँ रखा है कि कौन से वर्ण में मुंह ज़्यादा खुलता है, कौन से में कम खुलता है। इन सब बातों पर हम यहाँ बात करेंगे। पहला जिसे हम बात कर रहे हैं, पहला इसमें आता है, देखिए मैं इनकी परिभाषा भी हाथ के हाथ लिखूँगा, जिसे हम कहेंगे विवृत स्वर। पहला टॉपिक है विवृत स्वर। इसका मतलब है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुल जाता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। पूरा खुलने का मतलब हमारा मुंह पूरा खुल जाता है। तो वो एक अवर्ण है हमारा आ। जब आ का उच्चारण करते हैं तो आपका मुख द्वार पूरा खुल जाता है। दूसरे की मैं बात करूं तो दूसरा है हमारा इसमें अर्धविवृत। अर्धविवृत, अर्ध माने आधा, विवृत आपका पूरे वाला, यानी कि उससे थोड़ा सा कम खुलेगा। इसमें क्या है देखिए, परिभाषा क्या लिखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है। परिभाषा देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, ये चार है संख्या में। कौन कौन से हैं? ए पहला, ए, औ, ओ। ये देखिए, ये हो गए आपके चार, ए, ए, ओ और औ। जैसे बताया मैंने आपको आगत वाला। चलिए, इसी में तीसरा है आपका अर्ध, एक है अर्ध संवृत। क्या लिखेंगे? अर्ध संवृत। मुख द्वार आधा बंद रहता है, आधा बंद रहता है। आधा बंद रहने का मतलब ये है, देखिए ये इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। इसमें जब मुंह खुलेगा तो वो खुला रहेगा पूरा, और इसमें मुख आपको ऐसा लगेगा कि मुख खुला तो है लेकिन होठ लगभग जुड़े ही दिखाई देते हैं ज़्यादातर। तो वो है मुख द्वार आधा खुलता है। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं देखिए, इसमें आते हैं आपके दो वर्ण ए और ओ, ए और ओ, ए और ओ। चौथा है संवृत स्वर।
समृत स्वर, समृत स्वर लिखेंगे समृत। तो इसमें आता है मुंह यानी कि मुख द्वार मान लीजिए लगभग बंद रहता है, लगभग बंद रहता है। मतलब देखिए पूरा बंद होने से तो नहीं बोला जाएगा, पूरा बंद हो गया तो मुंह उच्चारण कैसे होगा। तो लगता है कि बिल्कुल बंद ही हो गया, लगभग बिल्कुल जो वायु निकल कर आती है वो उसी के निकलने लायक जगह बसती है, बस इससे ज़्यादा नहीं बसती। चलिए देखिए क्या है समृत स्वर। अब बचा कुचा आपका इसमें आ जाता है, इसमें आपके आते हैं दोनों ई और दोनों ऊ, जिसमें हम लिखेंगे दोनों ई और दोनों, यानी कि ई आई ऊ और औ। ये हैं आपके चार, ये होते हैं आपके मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का विभाजन। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर विभाजन। देखिए चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और नए पेज की बात करेंगे हम। देखिए मैं आपसे बता दूं, पहले आप क्लास को समझें, जो मैं आपको लिखा रहा हूँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, पहले आप उसको समझें। समझने के बाद आप हाथ के हाथ नोट ना करें, इससे थोड़ा माइंड डाइवर्ट होता है। तो मैं आपसे कहूँगा, मैं आपको इतना टाइम दूंगा, यानी कि जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि आपका ये कंप्लीट हुआ था तीसरा मुख द्वार खुलने के आधार पर, तो मैं आपको पूरा बोर्ड खाली छोड़ दूंगा, यानी मैं एक साइड हो जाया करूँगा। तो आप आराम से चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आराम से वीडियो पॉज करके उसको लिख सकते हो। पहले आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में, बहुत मोस्ट आते हैं। देखिए मैं उदाहरण के तौर पर आपको एक सवाल भी लिखा दे सकता हूँ कि कैसे प्रश्न पूछता है एग्जामिनर। मान लीजिए मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, देखिए आपसे पूछेगा ऊ, ये वर्ण है। उदाहरण के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ, ऊ कैसा वर्ण है, ये आपको दिया उसने, वो कैसा वर्ण है। यानी कि आप पूछेंगे, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर प्रश्न कैसे आएगा, तो एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए वो कैसा वर्ण है, तो आपको यहाँ पहले देगा वो क्या, आपके लिए ऑप्शन कैसे होंगे। जैसे आपसे लिखेगा पहला कहेगा, देखिए ऑप्शन होंगे अग्र संवृत, दूसरा पश्च संवृत, तीसरा मध्य विवृत, नंबर 4 पश्च विवृत। क्या कहेगा, पश्च विवृत। देखिए यहाँ एक ही सवाल को उसने क्या किया, एक इस तरह के सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे गए, उसने कैसे किया, उसने एक ही सवाल में आपसे दो बातें पूछ ली। पहली बात, अगर मैं यहाँ गौर करूँ तो ये आपको दिए उसने अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर से ये आपको दे दिए हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर से ये दिया, और ये अग्र संवृत, विवृत, संवृत से इसको इस तरह दे दिया। यानी कि क्या कि उसने एक ही को दो जगह पूछा। यानी आपको जो मैंने पीछे लिखाया है कि जीवा के आधार पर स्वर विभाजन, आपको वो भी याद करना पड़ेगा, और मुख द्वार खुलने के आधार पर वो भी आपको याद करना पड़ेगा, तब आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर बनता है पश्च संवृत। ऊ कैसा वर्ण है, पश्च यानी कि पश्च स्वर भी है जो जीभ के पिछले भाग से बोला जाता है, और संवृत है। तो दोनों में जोड़कर एक प्रश्न बना है। इस तरह से आपका एग्जामिनर प्रश्न करेगा, ठीक है। चलिए नया पॉइंट, जी अब बात करेंगे हम स्वर में ही थोड़ा सा। एक होता है आपका निर्नुनासिक, एक होता है निर्नुनासिक और एक होता है अनुनासिक। ये दो बातें बहुत मस्त है। अनुनासिक,
निर्नुनासिक और अनुनासिक या नासिक्य भी इसको हम, जिसके बारे में मैंने आपको उस दिन ही बताया था कि प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अनुनासिक होता है। तो यहाँ से सवाल ऐसा पूछ सकता है कि कौन सा वर्ण नासिक्य है, कौन सा नासिक्य नहीं है। निर्नुनासिक का मतलब होगा जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख द्वार से ही निकलती है, मुख द्वार से ही निकलती है। मतलब क्या है, जब आप इसका उच्चारण करोगे किसी वर्ण का, तो जो वायु निकल कर आती है वर्ण के उच्चारण के साथ, वो आपकी मुंह से ही निकलती है। वर्ण भी मुंह से निकलता है और वायु भी। लेकिन यहाँ क्या फ़र्क पड़ जाता है कि यहाँ परिभाषा चेंज हो जाएगी। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख द्वार के साथ साथ नाक से भी निकलती है, नाक से भी निकलती है। मतलब देखिए, जैसे इसको लिखा मैं यहाँ पर ए आ ई, इस तरह से वर्ण लिखे। और यहाँ कैसे लिखा, इसी को जैसे क्या, ये बिंदी लगा दी, चंद्र बिंदी लगा दी, ये इस तरह से जो आपके क्या बोले जाएंगे, ये हमारे कहलाते हैं अनुनासिक या नासिक्य। यानी कि जहाँ पर आपकी बिंदी लग जाए या चंद्र बिंदी लग जाए, वो हमारा नासिक्य बन जाता है। ठीक है, ये स्वर और व्यंजन दोनों में चलते हैं। स्वरों में इस तरह चलेंगे, व्यंजन में आप लिख सकते हो, व्यंजन में आप जैसे लिखेंगे इस तरह लिख सकते हो आप, जैसे कंकड़ लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ये कहलाते हैं हमारे अनुनासिक और निर्नुनासिक। अनुनासिक क्या होता है और निर्नुनासिक क्या होता है। चलिए, टॉपिक है, देखिए ऐसे लेकर ज्ञ तक जो वर्ण हैं हमारे, इनके उच्चारण स्थान के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कैसे, अब जरा थोड़ा ध्यान करेंगे। देखिए, मैं एक छोटी आकृति बना देता हूँ, इतना ज़्यादा कलाकारी तो नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए बना रहा हूँ। वो ये है, मान लीजिए ये हमारा मुख है, मैं एक मान लेता हूँ इस तरह से, मुख है हमारा चेहरा जो होता है। इसमें देखिए हमारा क्या होता है, मान लीजिए यहाँ हमारे होंठ भी हैं, इसके यहाँ लगे हुए हमारे दांत भी होते हैं, इस दांतों के साथ हमारी जीवा होती है, जीवा के ऊपर एक इस तरह से भाग होता है गहरा सा, और इसके बाद हम नीचे उतर कर गले में आ जाते हैं। तो ये हमारे उच्चारण स्थान है। इनका मतलब क्या है समझिए। देखिए, अगर हमें इन स्थानों के बारे में पता चल गया कि ये मुख का जो भाग है इस किस नाम से ये जाने जाते हैं, तो हम बड़े आसानी से इन वर्णों को पहचान सकते हैं कि ये कहाँ से बोले जा रहा है। जैसे मैं मान लीजिए आपसे बात करूँ, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपको, अगर गले से मैं बात करूँ तो गले को हम कंठ भी तो कहते हैं संस्कृत में, कंठ। तो जो वर्ण हमारे गले से बोले जाएंगे वो हमारे कंठ वर्ण कहलाएंगे। कंठ वर्ण का मतलब कंठ्य वर्ण कहलाएंगे। दूसरी बात, अब बात करें ये जो स्थान है हमारा, बीच में जो गहरा होता है ऊपर की तरफ मैं बात कर रहा हूँ, तो जब भी हमारी ये जिह्वा इस तरह से मुड़कर यहाँ लगेगी और फिर यहाँ नीचे आएगी, यहाँ लगेगी और फिर वापसी नीचे आएगी, तो यहाँ जिन वर्णों में भी इस तरह से प्रक्रिया होगी वो हमारे मूर्धन्य वर्ण कहलाएंगे। इसको हम मूर्धा कहते हैं, यानी इस स्थान को हम क्या कहेंगे, मूर्धा। और मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों को कहेंगे मूर्धन्य। नेक्स्ट बात करें, अब इसी ऊपर वाले भाग में जो बना हुआ है ये गोलाई वाला भाग, इसी भाग का ये स्थान जो दांतों से लगा होता है, यानी कि जिसमें दांत जुड़े होते हैं, यानी कि दांतों की अगर मैं जड़ की बात करूं, जहां से दांत हमारे निकल कर आते हैं, उस स्थान को मैं तालवा कह सकता हूं। और इससे बोले जाने वाले वर्ण हमारे कहलाएंगे तालव्य वर्ण। क्या कहलाएंगे,
तालव्य वर्ण हमारे कहलाएंगे। चलिए अब बात क्या है, यानी कि जीभ अब स्थिति में रहेगी, यहाँ से उठेगी यहाँ टकराएगी, यहाँ से उठेगी यहाँ टकराएगी। तीसरी, अब बात करें हम, जब हमारी जीभ दांतों से टकराती है तो वो हमारे वर्ण दंतीय वर्ण कहलाएंगे। जब हमारी जीभ दांतों से टकराती है तो जीभ दंतीय वर्णों का उच्चारण करती है। नेक्स्ट, जब हमारे होंठ आपस में जुड़ेंगे खुलेंगे, जुड़ेंगे खुलेंगे, तो उन वर्णों के उच्चारण में जो क्या प्रयोग किया जाता है, होंठ, उन्हें ओष्ठीय वर्ण हम कहेंगे। ओष्ठीय वर्ण, ओष्ठीय कहेंगे, ओष्ठीय वर्ण यानी होठों से बोले जाने के कारण, यानी होठों से उच्चरित होने के कारण ये वर्ण क्या कहलाते हैं, ओष्ठीय वर्ण कहलाते हैं। जी, ये हो जाते हैं हमारे। ये सब आपको समझ में आ गया होगा। यानी केवल आपको क्या ध्यान, अगर हमें मुख के भागों का पता चल गया कि वो कहाँ से बोले जाते हैं तो आप बता दोगे, लेकिन मेन क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे द्वारा बोला जाने वाला वर्ण जीभ के किस भाग से टकरा रहा है, यानी कि जीभ जहाँ टकराएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपसे बात कहूँ, अगर आप टै बोलने लगे तो टै में आपकी जीभ पीछे की तरफ, जैसे सीधी जीभ होती है तो आपकी इस तरह से मुड़ जाती है और ऊपर इस तरह से लगती है, इतनी मुड़कर, तो ये हमारे टै वर्ग में आ जाता है। तो टै का मतलब मूर्धा हो गया। उसी तरह से और सवाल आपके जो है एग्जाम्पल में लिखा रहा हूँ आपको, अब आप मैं सीधा, इतना तो आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आप इसको वीडियो को पीछे बैक करके या 2 बार 4 बार देख सकते हो, मैंने आपको पहले भी बता दिया। अब आपको मैं बात कर रहा हूँ कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, देखिए आप खूब समझ आएंगे। जैसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपसे कंठीय वर्ण, यानी कि कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं। पहला है, 2 स्वर हमारे इसमें आते हैं, अ और आ। अ और आ जो कि गले से बोले जाते हैं। इसी में आपका मैंने कल एक लिखाया था आपको वीडियो में, पिछली वाली, कै वर्ग। वर्ग का मतलब आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। कै वर्ग का मतलब हो गया क, ख, ग, घ, अ, अण, ये वाले आपके आ जाते हैं। यानी कि जहाँ मैं वर्ग लिखूंगा आप उसका मतलब समझ जाइए कि उस वर्ग में आने वाले मैं 5 की बात कर रहा हूँ, समझे। यानी कि जब भी मैं जहाँ भी वर्ग लिखूंगा इनमें, तो आप समझेंगे कि जहाँ वर्ग लिखा है उसका मतलब है कि उस वर्ग में आने वाले 5 आ गए। केवल कै की बात नहीं कर रहा हूँ, कै के साथ आने वाले 4 और। चलिए आगे, एक और आता है इसमें ह, ह वर्ण आता है, और एक आता है आपका आह, जिसे हम विसर्ग बोलते हैं, हमारा विसर्ग। ये वर्ण होते हैं हमारे कंठ। दूसरी बात, हम लिखेंगे तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण में आते हैं आपके 2 स्वर, ई और ऐ। मैं क्रम से लिख रहा हूँ, ई और ऐ आपके आते हैं, और साथ में आता है इसमें आपका च वर्ग, यह बड़ा वाला श, जिसे शलजम वाला श बोलते हैं, श आता है तालव्य में। तीसरा बात करें मूर्धन्य। मूर्धन्य में आपका आता है री, ऋषि वाला री, री, टै वर्ग, रै और पेट चिरा से। नंबर 4, इसी में लिखे हम दंतीय। दंतीय वर्ण, दंतीय में आता है आपका तै वर्ग, दंतीय में आपका आता है तै वर्ग, ले और छोटा सा। चलिए देखिए, अब यहाँ आपको एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो दिमाग से सोचने वाली बात है। और नॉर्मली अगर ऐसा सवाल आपसे, वैसे तो एग्ज़ाम में अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन एक सोच के लिए मैं आपसे बता दूं, अगर आपसे पूछने लगे कि क्या कोई स्वर दंतीय है, देखिए मेरा सवाल है कि क्या कोई स्वर दंतीय है, तो आपने यहाँ देखा कि कोई भी स्वर मैंने दंतीय नहीं लिखा, कहीं आया नहीं आया। मतलब ये है कि कोई भी स्वर दंतीय नहीं है, यानी कोई भी स्वर का उच्चारण दांतों से
नहीं किया जाता दंत्य वर्ण। नंबर 5 इसी में आपका है ओष्ठ्य। ओष्ठ्य, ओष्ठ्य मतलब होठों से। इसमें आते हैं आपके दो ऊ और औ। ऊ और औ का मतलब आपके होठ आकार ले लेते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं। और हमारा पै वर्ग, पै वर्ग पै फै बै वैले, यानी कि आप हर बार देखोगे तो आपके होठ इस तरह से काम करेंगे, चलेंगे खुलेंगे, चलेंगे खुलेंगे, ये आपके आ जाते हैं। अब बात करें छठा हम कंठ तालव्य। एक नाम है कंठ तालव्य, यानी कि दोनों को जोड़कर, कंठ और तालव्य को जोड़कर बनाया गया है। इसमें आते हैं आपके कौन से वर्ण, देखिए। अब आप थोड़ा सा अगर इसको आप याद भी ना रहे, एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार, अगर ये आपको याद भी ना रहे तो आप केवल नाम से याद रख सकते हो, कंठ तालव्य, यानी कि कंठ प्लस तालव्य, कंठ प्लस तालव्य, कंठ प्लस तालव्य। कंठ और तालव्य को जोड़कर कौन सा स्वर बनेगा। देखिए मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूँ, 4 जो है आपके संयुक्त स्वर में आपको बताया, 4 संयुक्त स्वर। 4 संयुक्त स्वर में आपने इन दोनों को जोड़कर कुछ बनाया था, देखिए ये बनाया था, याद होगा आपको, पीछे वीडियो देखी होगी अगर आपको याद होगा तो। ए और अय, ए और अय का उच्चारण कंठ तालव्य कहलाता है। नंबर 7 नंबर पर मैं बात करूँगा कंठोष्ठीय। देखिए ये भी इसी तरह से है, कंठोष्ठीय, कंठ ओष्ठीय, कंठ ओष्ठीय, कंठ ओष्ठीय, कंठ ओष्ठीय। ए और ऊ को मिलकर क्या बना था, ओ बना था और औ बना था। आप पीछे की वीडियो याद रखें, पीछे वीडियो जो देखी होगी आपने उसमें आप गौर करेंगे। कंठ ओष्ठीय, कंठ प्लस ओष्ठीय, कंठोष्ठीय, कंठ ओष्ठीय, कंठ ओष्ठीय, कंठ ओष्ठीय। कंठ के साथ ओष्ठी जोड़ा, ओ और औ बन जाता है। अब आता है इसी में एक दंतोष्ठीय। नंबर दंतोष्ठीय। देखिए दंतोष्ठीय कोई वर्ण किसी से मिलकर नहीं बना, केवल आपको याद रखना है व और फ, ठीक है। व और फ। फा कौन सा, ये वाला नहीं, इसके नीचे नुक्ता लगा होता है फ, ये फ नहीं होता, फ बोला जाता है फ। ये यानी अरबी बन जाता है, फारसी बन जाता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, हमारे ये आगत कहलाते हैं, ये भी आगत ही हैं। जैसे हम क्या करते हैं, देखिए जब भी हम जय बोलेंगे हिंदी में तो उसको जय बोलते हैं, जय, ये हमारा तालव्य होता है। लेकिन जब इसको अरबी में या फारसी में लिखा जाता है तो जय नहीं जय कहलाता, जय, जय नहीं जय कहलाता। यानी मुस्लिम लोगों को आपने देखा वो उच्चारण करते हुए इस तरह से कि वो जय नहीं जय बोलते हैं। जब भी वो फारसी में बात करेंगे तो वो जय का इस्तेमाल करेंगे, ना कि जय का, ठीक है। तो जब भी उसका मतलब क्या है कि उसके नीचे एक बिंदी लग जाती है जिसे हम नुक्ता कहते हैं, नुक्ता, याद रखेंगे इस पॉइंट को, नुक्ता कहलाता है। तो ये है हमारे स्वरों, स्वर और व्यंजनों का उच्चारण स्थान। इसका हम हेडिंग लिख सकते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण विभाजन। इसको हम क्या हेडिंग लिखेंगे, वर्ण विभाजन। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण विभाजन, ये हो जाता है। आप देखिए इसको नोट करेंगे। चलिए देखिए, अब मैं आपसे इसको थोड़ा सा एक बता देता हूँ, याद करने का आसान तरीका कितना अच्छा है। देखिए पहली बात तो आपको याद रखें, देखिए आप केवल इनके नामों को आप क्रम से याद रखें, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठी, यहाँ तक याद रखें। यहाँ आपको नीचे याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इन्हीं से मिलकर बन जाते हैं। यहाँ तक यानी आप 5 ओष्ठीय तक याद रखें। अब देखिए क्रम कैसा है, देखिए ए, आ, ई, ऐ, री, ऊ, औ, ये सब एक क्रम से चले हैं। अब यहाँ देखिए कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, 5 वर्ग जैसे मैंने लिखाए थे वैसे ही मैंने यहाँ लिखा है। उसके आगे देखिए, यहाँ अगर मैं बात करूँ, ये एक साथ आ रहे हैं, ये रे ले वह, ये रे ले एक साथ आ रहे हैं, तीनों से आपके एक साथ आ रहे हैं ऊपर नीचे क्रम से, है आपका थोड़ा ऊपर हो गया। अब एक बात और याद रखिए, जब आप है का उच्चारण करते हैं तो आपके मुंह से है निकलता है, तब तो है जहाँ है वहीं आहा है, क्योंकि ये 2 विसर्ग हा की आवाज़ ही देते हैं। तो जहाँ है शामिल वहाँ आहा शामिल,
तो ये इस तरह से आप याद रख सकते हो। नीचे वाले सब एक दूसरे से मिलकर बने हैं, इतना आसान है याद करना, कोई भारी नहीं है। आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मैं मिटा दे रहा हूँ। पॉइंट है, प्राणत्व के आधार पर वर्ण विभाजन। देखिए एक नया पॉइंट निकल कर आया, प्राणत्व के आधार पर वर्ण विभाजन। इसका मतलब क्या है? देखिए इसमें एक शब्द आया है आपका प्राण। प्राण का मतलब होता है वायु, मतलब होता है वायु। वायु का मतलब ये है, जब भी हम पूरे वर्णों का उच्चारण करते हैं तो किसी वर्ण में हमारी वायु मुख द्वार से कम निकलती है, किसी में ज़्यादा निकलती है। तो जिनमें कम वायु निकले उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। अल्प माने थोड़ा, प्राण माने वायु। परिभाषा लिखाने की वैसे मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जिनमें ज़्यादा निकलती है महाप्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? महाप्राण। ये दो पॉइंट है आपके, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प माने थोड़ा, प्राण माने वायु। जहाँ उच्चारण करते समय कम वायु की आवश्यकता होती है या मुख द्वार से कम वायु निकलती है वहाँ अल्प प्राण वर्ण होते हैं, और जहाँ वायु अधिक निकलती है वहाँ महाप्राण। महा का मतलब ज़्यादा, बड़ा, श्रेष्ठ, बड़ा कहलाता है। महा अधिक वायु निकलती है वहाँ महाप्राण होता है। दो हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं देखिए। इसमें आपके अल्प प्राण की मैं बात लिख रहा हूँ। अल्प प्राण देखिए, सभी स्वर, ये पॉइंट बहुत मोस्ट है, आप याद रखेंगे। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। कैसे होते हैं सभी स्वर? स्वर सभी का मतलब मैं 11 की बात कर रहा हूँ। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। इसी में और क्या आता है? प्रत्येक वर्ग का, देखिए मैंने आपको 5 वर्ग लिखाए हैं, 5 वर्ग लिखाए हैं। उन वर्गों में प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक मतलब हर एक वर्ग से लेना है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। कैसे समझिए थोड़ा सा, एक मैं कैसे बात कर रहा हूँ। देखिए जैसे मैं आपको कै वर्ग लिख दे रहा हूँ, कै, ख, ग, घ और अंग, ये 5 लिखे, एक वर्ग है कै वर्ग। उसी तरह च, ट, त और पै, ये 5 वर्ग आपके होंगे। तो प्रत्येक वर्ग में पहला, पहला, तीसरा, 5वां, यानी यहाँ पर जो आपके वर्ण होंगे ये सब में से प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण वो क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। आगे मैं बात करूँगा इसी में और क्या शामिल है। देखिए अंतस्थ व्यंजन, किस किस को याद है? आपको अगर वीडियो पीछे देखी होगी तो आपको याद होगा अंतस्थ कौन कौन से होते हैं। हाँ, माइंड करिए जल्दी से। आया माइंड? जिसे नहीं आया मैं बता देता हूँ। य, र, ल और व होते हैं अंतस्थ। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, य, र, ल और व, 4 आपके ये आ जाते हैं। प्लस एक और आता है इसी में जिसके नीचे बिंदी लगी होती है अड़ा, जिसके बारे में मैंने बताया था द्विगुण या उत्क्षिप्त होते हैं। द्विगुण या उत्क्षिप्त होते हैं, ये कहलाते हैं। उसके आगे आता है आपका दूसरा महाप्राण। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है? देखिए अल्पप्राण और महाप्राण ये दोनों एक से हो गए। आप केवल एक को याद कर लो,
मैंने मान लिया कि आपने अल्प प्राण याद कर लिया। महाप्राण आपको याद करने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ बचे यानी जो वर्ण अब हमारे रह गए वो सभी आपके यहाँ शामिल हो जाते हैं। कैसे लिखिए, सभी स्वर आ गए तो इसका मतलब यहाँ लिखने की तो कोई ज़रूरत अब नहीं रही। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा यहाँ आया, तो अब कौन सा रह गया? दूसरा और चौथा। देखिए तो मैं यहाँ लिखूँगा प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण। समझ आया? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आपका यहाँ आया। अब इसके अलावा देखिए अंतस्थ व्यंजन यहाँ आए तो अब रह गए ऊष्म व्यंजन। अब कौन से रह गए? ऊष्म व्यंजन अब यहाँ रह गए। जो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं माइंड करिए। आया? चलिए, नहीं आया मैं लिख दे रहा हूँ। तीनों से और आपका है ऊष्म होते हैं। एक अड़ा यहाँ आया तो बचा कौन सा? ड। ठीक है, ये आपके महाप्राण हो जाते हैं। अल्पप्राण और महाप्राण ये आपके हो जाते हैं दो। एक को कहेंगे हम अल्पप्राण और दूसरे को कहेंगे हम महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण ये हो जाते हैं आपके अल्पप्राण महाप्राण। प्राणत्व के आधार पर स्वरों का विभाजन, जिसे हम कहेंगे दो भागों में, एक अल्पप्राण में और एक महाप्राण में।